नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। एक सर्द शाम की उस धुंधली रोशनी में घर का वह कोना आज बहुत ही डरावना और उदास लग रहा था, जहां पायल सोफे के बिल्कुल किनारे पर किसी बेजान मूर्त की तरह दुबक कर बैठी थी। उसके चारों तरफ पसरा वह गहरा सन्नाटा किसी चीख से भी ज्यादा भयानक महसूस हो रहा था। पायल की आंखों के नीचे के काले घेरे साफ बता रहे थे कि उसने कई रातें जाग कर बिताई हैं और उसकी लाल सूजी हुई आंखें अब थक कर पथरा चुकी थी। उसके चेहरे की वह रौनक जो कभी पूरे घर को महका देती थी, आज किसी बुझते हुए दिए की तरह एकदम से धुंधली पड़ गई थी। सामने रखी मेज पर उसका मोबाइल फोन बार बार थरथरा रहा था। स्क्रीन की रोशनी अंधेरे कमरे में बार बार चमकती और फिर बुझ जाती, लेकिन पायल के अंदर जैसे अब कुछ भी महसूस करने की ताकत नहीं बची थी। वह बस एकटक सामने वाली दीवार को निहारे जा रही थी, जैसे उस सूनी दीवार पर उसे अपनी बर्बाद होती जिंदगी की पूरी फिल्म दिखाई दे रही हो। उसके बिखरे हुए बाल और ढीले पड़े कंधे इस बात का सबूत थे कि आज उसके आत्मसम्मान को कितनी गहरी चोट लगी है। उस छोटे से कमरे की हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जिसमें सिर्फ पायल की धीमी पड़ती हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह बार बार अपने कांपते हुए हाथों से अपनी साड़ी के पल्लू को मरोड़ रही थी, जैसे वह उस कपड़े के सहारे अपने टूटे हुए दिल को समेटने की नाकाम कोशिश कर रही हो। उस वक्त वह सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि एक ऐसा घायल पंछी लग रही थी जिसने उड़ना छोड़ दिया था और अब बस अपनी आखिरी सांसों का इंतजार कर रहा था। घर की हर दीवार जैसे उसे चिढ़ा रही थी और वह खामोशी उसे धीरे धीरे निगल रही थी, जिसे तोड़ पाना अब उसके बस की बात नहीं थी। तभी अचानक घर के मेन दरवाजे के ताले में चाबी घूमने की आवाज सुनाई दी और भारी लकड़ी का वह दरवाजा एक झटके के साथ खुला, जिससे पूरे कमरे का सन्नाटा चकनाचूर हो गया। समीर ने बड़े ही बेरुखे अंदाज में अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान और दफ्तर के काम की टेंशन साफ झलक रही थी। उसने आते ही अपने जूते एक कोने में जोर से फेंके, जो दीवार से टकराकर धप की आवाज के साथ नीचे गिरे। समीर ने अपने गले की टाई को झटके से ढीला किया और अपना भारी लेदर का बैग सोफे के उसी दूसरे कोने पर दे मारा जहां पायल बेजान सी बैठी थी। लेकिन पायल अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। समीर ने कमरे की लाइट का स्विच ऑन किया तो एकदम से फैली रोशनी ने पायल की सूजी हुई आंखों को चुभन दी। समीर ने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए और माथे पर आए पसीने को अपनी आस्तीन से पहुँचते हुए बहुत ही तेज और करारी आवाज में कहा कि आज दफ्तर में बॉस ने जान निकाल दी है। ऊपर से बाहर का ट्रैफिक और ये भयंकर गर्मी इंसान को पागल कर दे। उसने उम्मीद की थी कि पायल हमेशा की तरह दौड़कर आएगी और उसका बैग उठाकर पानी का गिलास आगे करेगी, लेकिन जब उसने देखा कि सामने से कोई भी हलचल नहीं हुई तो उसका पारा और चढ़ गया। वह पायल के बिल्कुल
करीब जाकर खड़ा हो गया और अपनी घड़ी उतारते हुए बोला कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं इतनी देर से बोल रहा हूं और तुम यहां बुत बनी बैठी हो। समीर की आवाज में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट और अहंकार साफ झलक रहा था। उसने पायल के चेहरे के सामने अपनी उंगलियां चटकाई और थोड़े ऊंचे स्वर में कहा कि मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है और तुम्हें यहाँ आराम से बैठने की सूझी है। जाओ और मेरे लिए एक प्याला कड़क अदरक वाली चाय बनाओ और याद रखना उसमें चीनी कम होनी चाहिए। समीर का लहजा ऐसा था जैसे कि वह किसी गुलाम को हुक्म दे रहा हो। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि जिस औरत को वह डांट रहा है उसकी रूह इस वक्त किन तकलीफ़ों से गुजर रही है। वह बस अपनी ज़रूरतों और अपनी थकान के घेरे में इतना सिमटा हुआ था कि उसे घर की हवाओं में घुली हुई उस औरत की सिसकियां और सन्नाटा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। वह बस अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए पायल के उठने का इंतज़ार करने लगा ताकि वह अपनी थकावट उस पर उतार सके। समीर काफ़ी देर तक पायल के चेहरे को देखता रहा, लेकिन जब उसे वहां से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उसके सामने इस तरह से चुप्पी साधे बैठा रहे। उसने पायल के कंधे को झटके से पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बहुत ही ऊंची आवाज़ में कहा कि क्या तुम बहरी हो गई हो या तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है? मैं यहाँ कब से चाय के लिए चिल्ला रहा हूँ और तुम हो कि मेरी तरफ देख तक नहीं रही। समीर की उंगलियां पायल के कोमल कंधे पर जोर से गड़ रही थी, जिससे पायल के चेहरे पर दर्द की एक लकीर उभर आई, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोली। पायल की खामोशी समीर को और भी ज़्यादा उकसा रही थी। उसने पायल का चेहरा अपनी उंगलियों के बीच कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला कि अच्छा, तो अब नया नाटक शुरू हुआ है। अब तो मुझे अपनी चुप्पी से सजा दोगी। समीर ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा कि मुझे पता है आज फिर मम्मी ने तुम्हें कुछ कह दिया होगा और तुम हमेशा की तरह मुंह फुलाकर बैठ गई हो। तुम औरतें भी अजीब होती हो, छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर बैठ जाती हो और फिर घर का पूरा माहौल खराब कर देती हो। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं दफ्तर की राजनीति झेलूं या तुम दोनों की। घर की रोज रोज की ये फालतू की चिक चिक। समीर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने पायल को झटके से सोफे पर वापस धकेल दिया और खुद कमरे के इधर उधर टहलने लगा। वह हाथ नचा नचा कर चिल्ला रहा था कि मैं दिन भर बाहर मेहनत करता हूँ ताकि तुम लोग यहाँ आराम से रह सको, और जब मैं घर आता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? सिर्फ ये सड़ा हुआ चेहरा और ये मनहूस सन्नाटा। समीर ने गुस्से में पास रखे हुए एक सजावटी फूलदान को लात मार दी, जो फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उसने अपनी उंगली पायल की तरफ दिखाते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आज मेरा सब्र जवाब दे रहा है। अगर अगले 5 मिनट में तुम
रसोई में नहीं दिखी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। समीर को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसकी हर कड़वी बात पायल के जख्मों पर नमक का काम कर रही थी और वह खामोशी अब किसी बड़े तूफान के आने की आहट थी जो जल्द ही इस घर की बुनियाद हिलाने वाली थी। समीर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह कमरे में इधर उधर चक्कर काट रहा था और उसके जूतों की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। उसने अचानक अपने कदम रोके और पायल की तरफ मुड़कर अपनी उंगली उठाते हुए बोला कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि आज फिर क्या हुआ होगा। पक्का आज सुबह जब मैं काम पर जा रहा था तब भी तुम्हारा मुंह ऐसे ही बना हुआ था। क्या आज फिर से मम्मी ने तुम्हें घर की सफाई को लेकर कुछ कह दिया या फिर खाने में नमक कम होने पर तुम्हें डांट दिया? समीर ने एक गहरी और चिड़चिड़ी सांस ली और अपना सिर पकड़कर सोफे के दूसरे कोने पर बैठ गया। उसने गुस्से में कहा कि तुम औरतें भी छोटी सी बात को खींचकर इतना बड़ा बना देती हो कि घर में रहना भी मुश्किल सा हो जाता है। समीर ने एक बार फिर पायल के चेहरे की तरफ देखा जो अभी भी नीचे की ओर झुका हुआ था। उसने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा कि सच में मैं तुम दोनों की इस रोज़ रोज़ की लड़ाई से बुरी तरह से थक चुका हूँ। मुझे तो अब दफ्तर से घर आने के नाम से ही डर लगने लगा है। ऑफिस में बॉस की बातें कम थी जो अब यहाँ आकर तुम्हारी ये चुप्पी और ये उदास चेहरा देखूं। समीर अचानक अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपना कोट झटकते हुए बोला कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम यूं ही चुप रहकर मुझे अपनी गलती का एहसास दिला दोगी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं अभी जा रहा हूँ मम्मी के पास और आज इस बात का फैसला कर ही लेता हूँ कि आखिर रोज़ का यह नाटक कब ख़त्म होगा। मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि या तो वह तुम्हें टोकना छोड़ दे या तुम अपनी इन आदतों को बदल लो। समीर जैसे ही मुड़ा और अपनी माँ के कमरे की तरफ जाने लगा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। उसे ऐसे लग रहा था कि घर की सारी परेशानी की जड़ सिर्फ और सिर्फ सास बहू के छोटे मोटे झगड़े हैं। वह अपनी पत्नी के उस गहरे दर्द को देख ही नहीं पा रहा था जो उसकी आंखों से बहकर उसके गालों पर सूख चुका था। समीर का घमंड उसे ये मानने ही नहीं दे रहा था कि उसकी खुद की बोली हुई कड़वी बातें किसी के दिल को कितना छलनी कर सकती हैं। वह बस अपनी सुविधा और अपनी शांति के बारे में ही सोच रहा था और उसे ऐसे लग रहा था कि डांट डपट कर वह इस मामले को सुलझा लेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज की रात उसके लिए वह आईना बनने वाली है जिसमें वह अपना असली चेहरा देखने वाला था जो कि उसने सालों से सबसे छुपा कर रखा था। जैसे ही समीर मम्मी के कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ा, पायल अपनी जगह से बिजली की फुर्ती से उठी और उसने झपट्टा मारकर समीर का मजबूत हाथ अपनी दोनों हथेलियों में जकड़ लिया। समीर एकदम से ठिठक गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि पायल इतनी हिम्मत दिखाएगी। पायल की पकड़ में आज एक अजीब सी ताकत थी
जैसे कि वह सिर्फ उसका हाथ नहीं बल्कि अपनी डूबती हुई जिंदगी को सहारा दे रही हो। समीर ने हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा तो पायल की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक ऐसी चमक थी जो कि उसने पहले कभी भी नहीं देखी थी। वह चमक किसी टूटी हुई औरत की नहीं बल्कि एक ऐसी इंसान की थी जो अब और सहने को तैयार नहीं थी। पायल ने बहुत ही धीमी लेकिन एकदम साफ और कड़क आवाज में कहा कि रुक जाइए समीर, आज आपको मम्मी जी के पास जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही उनसे कोई सवाल करने की ज़रूरत है। समीर ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और झुंझलाकर बोला कि ये क्या बदतमीजी है पायल, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे बात करने दो। आज इस रोज रोज के ड्रामे का अंत होना ही चाहिए। तुम हर बात को इतना खींचती क्यों हो? लेकिन पायल ने हाथ नहीं छोड़ा बल्कि उसकी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। उसने समीर की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा कि आज जो कुछ भी इस घर में हुआ है और जिसकी वजह से मेरी यह हालत है, उसकी जिम्मेदार मम्मी जी बिल्कुल भी नहीं है। समीर का चेहरा गुस्से और हैरानी से भर गया। उसने ऊंची आवाज में पूछा कि अगर मम्मी ने कुछ नहीं कहा तो फिर तुम इस तरह क्यों रो रही हो और ये घर में इतना सन्नाटा क्यों फैला रखा है? क्या तुम्हें दफ्तर से आए थके हारे अपने पति की जरा भी फिक्र नहीं है? पायल ने एक लंबी और गहरी सांस ली, जैसे वह खुद को अंदर से मजबूत कर रही हो। उसने समीर का हाथ धीरे से छोड़ा और एक कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। उसने ठंडे लहजे में कहा कि समीर, आज जो चोट मुझे लगी है वह किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि आपने ही मुझे दी है। समीर अपनी जगह पर जम गया और उसे समझ नहीं आया कि पायल उसे दोषी क्यों ठहरा रही है, जबकि उसने तो अभी तक उससे ठीक से बात भी नहीं की। पायल का ये बदला हुआ रूप समीर के अहंकार को चोट पहुंचा रहा था और वह अब इस राज को जानने के लिए बेचैन हो उठा था कि आखिर पायल के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे का असली सच क्या है जो वह उसे बताने वाली थी। समीर अपनी जगह पर जैसे जम सा गया था। पायल की बात सुनकर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखें फाड़कर पायल को देखा और बहुत ही ऊंची आवाज में पूछा कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है? मैंने तो अभी घर में कदम ही रखा है और तुमने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। समीर का चेहरा गुस्से से और भी लाल हो गया था। उसे ऐसे लग रहा था कि पायल बस अपनी गलती छुपाने के लिए उसे निशाना बना रही है। उसने सोफे पर हाथ मारते हुए कहा कि साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है और तुम इस तरह पहेलियां क्यों बुझा रही हो? पायल ने समीर की आंखों में सीधे झांका और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि आपको सच में लगता है कि आपको कुछ भी पता नहीं है? समीर ने झुंझलाकर अपना सिर पकड़ लिया और बोला कि मुझे क्या पता होगा, मैं तो सुबह से काम में ही मरा जा रहा हूँ और यहाँ तुम एक नया ही ड्रामा लेकर बैठ गई हो। पायल ने एक कदम आगे बढ़ाया और समीर के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। कमरे की
रोशनी में समीर देख सकता था कि पायल की रूह कितनी दुखी थी। पायल ने धीमी सी आवाज में कहा कि इंसान जो दूसरों को देता है वही उसे वापस मिलता है समीर, और आज मुझे मेरा वो हिस्सा मिल गया है। समीर को पायल की बातें किसी तीर की तरह चुभ रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि एक सीधी सादी औरत आज इतनी निडर कैसे हो गई। समीर ने थोड़ा नर्म होते हुए पूछा कि पायल, कम से कम पूरी बात तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तुम इस तरह से डरा क्यों रही हो। पायल ने अपने आंसू पोंछे और समीर को वहीं सोफे पर बैठने का इशारा किया। समीर चुपचाप बैठ गया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि आज की बात मामूली नहीं है। पूरे कमरे में फिर से वही भारी सन्नाटा छा गया था और समीर की धड़कनें तेज हो रही थी। वह बस उस सच का इंतज़ार कर रहा था जो कि पायल की जुबान पर आने ही वाला था। समीर सोफे पर बैठा हुआ पायल की ओर टकटकी लगाकर देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पायल के दिल में ऐसा क्या दबा है जो कि आज इस तरह से बाहर निकल रहा है। पायल ने एक लंबी और गहरी सांस ली और समीर के बिल्कुल सामने बैठ गई। उसने अपनी कांपती हुई आवाज़ को संभालते हुए बोलना शुरू किया कि आज दोपहर की बात है। सुमित स्कूल से वापस आया था और आते ही उसने अपना बस्ता एक कोने में फेंका और सीधा सोफे पर लेटकर मोबाइल चलाने लगा। मैंने उसे प्यार से समझाया कि बेटा, पहले हाथ मुंह धो लो और थोड़ा खाना खा लो, फिर आराम से गेम खेल लेना, पर उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। पायल की आंखों से एक बार फिर से आंसू टपकने लगे। उसने बताया कि जब सुमित ने 1 घंटे तक मोबाइल नहीं छोड़ा तो मैं उसके पास गई और मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि सुमित, अब बहुत देर हो गई है, अब मोबाइल रख दो और अपना होमवर्क पूरा करो, वरना स्कूल में टीचर डांटेगी। समीर, मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सुमित ने झटके से मेरा हाथ झटक दिया और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वही गुस्सा और वही नफरत थी जो कि मैं अक्सर आपकी आंखों में अपने लिए ही देखती हूँ। समीर को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वह चुपचाप सुनता रहा। पायल ने आगे कहा कि सुमित ने मोबाइल सोफे पर जोर से पटका और अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींचकर बिल्कुल आपकी नकल उतारते हुए चिल्लाकर मुझसे बोला कि मम्मी, आप तो बस चुप ही रहा करो। हर बात में अपनी टांग अड़ाना और बोलना ज़रूरी है क्या? आप अपनी औकात में रहा करो और मुझे परेशान मत किया करो। समीर, वह शब्द मेरे कान में किसी गर्म लोहे की तरह चुभ रहे थे क्योंकि वह सुमित के शब्द नहीं थे, वह आपकी वही कड़वी आवाज़ थी जो कि आप रोज़ मुझ पर चिल्लाते वक्त इस्तेमाल करते हो। मुझे ऐसा लगा जैसे सुमित नहीं बल्कि आप खुद मेरे सामने खड़े होकर मेरा अपमान कर रहे हैं, और वह भी उस छोटे से बच्चे के ज़रिए जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है। समीर का सिर शर्म से झुकने लगा और कमरे की दीवारों पर वह सन्नाटा फिर से भारी होने लगा था। समीर सोफे पर बैठा हुआ पत्थर की मूर्त बन गया था। पायल की
एक एक बात उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। पायल ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और समीर के और भी करीब जाकर बैठ गई। उसने समीर की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही भारी आवाज़ में कहना शुरू किया कि समीर, क्या आपको याद है कल रात जब मैं आपसे घर के खर्चों के बारे में बात करने आई थी, तब आपने मुझ पर चिल्लाकर क्या कहा था? आपने ठीक यही शब्द कहे थे कि अपनी औकात में रहा करो और फालतू मत बोला करो। और आज वही शब्द जब मेरे अपने बेटे के मुंह से निकले तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कलेजे में खंजर घोंप दिया हो। पायल की आवाज़ अब कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। उसने बताया कि सुमित ने सिर्फ चिल्लाया ही नहीं, बल्कि उसने अपनी उंगली मेरी तरफ वैसे ही तानी जैसे आप अक्सर मुझ पर हाथ उठाते वक्त तानते हैं। उसने मोबाइल को जमीन पर पटक दिया और पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। समीर, वह बच्चा जो कल तक मेरी लोरी सुनकर सोता था, आज वह मुझे अपनी दासी समझ रहा है, क्योंकि उसने अपने पिता को हमेशा अपनी माँ के साथ वैसा ही बर्ताव करते देखा है। सुमित के लिए आप एक हीरो हैं और उसने वही सीखा जो उसके हीरो ने उसे सिखाया। समीर का सिर अब पूरी तरह से शर्म से झुक चुका था और उसके पास कहने को एक शब्द भी नहीं बचा था। समीर को याद आने लगा कि कैसे वह छोटी छोटी बातों पर पायल का अपमान करता था। कभी खाने में नमक कम होने पर, तो कभी घर की सफाई ठीक ना होने पर। वह भूल गया था कि घर का नन्हा फरिश्ता सुमित एक कोने में खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा है और अपने दिमाग में ये बात बिठा रहा है कि औरतों की कोई इज्जत नहीं होती और उनसे ऐसे ही बात की जाती है। समीर को आज एहसास हुआ कि उसने अनजाने में अपने ही बेटे के अंदर एक राक्षस पैदा कर दिया है, जो कि बड़ा होकर किसी और की बेटी का भी ऐसे ही अपमान करेगा। समीर की आंखों में पहली बार पछतावे के आंसू आए और उसे अपनी मर्दानगी पर ही घृणा होने लगी, क्योंकि उसने अपनी पत्नी का मान खोकर अपने बेटे का भविष्य भी बिगाड़ दिया था। वह बस खामोश बैठा रहा और पायल की सिसकियां उस सन्नाटे को और भी दर्दनाक बना रही थी। समीर के कानों में पायल की बातें किसी हथौड़े की तरह पड़ रही थी और उसे अपने अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। कमरे का सन्नाटा अब उसे काटने को दौड़ रहा था। समीर ने धीरे से अपना सिर उठाया और पायल की तरफ देखा, जो अभी भी सिसक रही थी। समीर को पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी मर्दानगी के नशे में उस औरत का गला घोंट दिया था जिसने अपनी पूरी दुनिया उसके नाम कर दी थी। वह धीरे से सोफे से उठा और पायल के बिल्कुल करीब जाकर घुटनों के बल बैठ गया। समीर ने कांपते हुए हाथों से पायल के ठंडे पड़ चुके हाथों को अपनी हथेलियों में लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। समीर की आंखों से पछतावे के गर्म आंसू निकलकर पायल के हाथों पर गिरे। उसने बहुत ही धीमी और रुआंसी आवाज़ में कहा कि पायल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा गुस्सा मेरे अपने ही बच्चे के मन में इतना जहर भर देगा। समीर ने अपना सिर पायल की गोद में रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा।
उसे लग रहा था कि आज उसकी सारी अकड़ और सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया है। पायल ने पहले तो अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन समीर की तड़प देखकर उसका ममता भरा दिल पिघल गया और उसने धीरे से समीर के बालों में अपनी उंगलियां फेरना शुरू कर दिया। उस एक पल में सालों की कड़वाहट जैसे पिघलने लगी थी। तभी समीर उठा और सीधा सुमित के कमरे की तरफ बढ़ा। सुमित अभी भी गुस्से में मोबाइल देख रहा था। समीर ने सुमित के हाथ से मोबाइल छीना और उसे बेड पर पटकते हुए बड़े ही कड़क लहजे में कहा कि सुमित, आज तुमने जो अपनी माँ के साथ किया है उसके लिए तुम्हें अभी के अभी उनसे माफ़ी मांगनी होगी। सुमित अपने पिता को इस रूप में देखकर सहम गया, क्योंकि उसने पहली बार अपने पापा को माँ के सम्मान के लिए खड़े होते देखा था। समीर ने सुमित का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर पायल के पास ले आया। समीर ने सुमित की आंखों में आंखें डालकर कहा कि याद रखना सुमित, जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता वह कभी मर्द नहीं कहला सकता। सुमित ने अपनी गलती मानी और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा। पायल ने सुमित को अपने सीने से लगा लिया और समीर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब पायल के लिए वह नफरत नहीं बल्कि बेपनाह मोहब्बत और इज्जत थी। समीर ने पायल को अपने करीब खींचा और उसके माथे को चूमते हुए कसम खाई कि आज के बाद इस घर में कभी किसी औरत का अपमान नहीं होगा। उस रात घर की दीवारें भी जैसे मुस्कुरा उठी थी, क्योंकि एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ रहा था और समीर ने समझ लिया था कि घर का असली मुखिया वही है जो अपनी पत्नी को रानी की तरह सम्मान दे सके। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो समीर सबसे पहले उठा और सीधा रसोई में चला गया। उसने बहुत ही प्यार से चाय बनाई और एक ट्रे में सजाकर पायल के पास ले गया। पायल अपनी नींद से जागी तो हैरान रह गई, क्योंकि समीर ने सालों से रसोई में कदम तक नहीं रखा था। समीर ने पायल के पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और भरी हुई आवाज़ में कहा कि पायल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ना केवल तुम्हारा अपमान किया बल्कि अपने बेटे के कोमल मन में भी नफरत भर दी। समीर ने सुमित को अपने पास बुलाया और उसे अपने पास बैठाकर बहुत ही प्यार से समझाया कि उसकी माँ उसके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देती हैं। समीर ने सुमित के सामने ही पायल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। सुमित ये सब देखकर एकदम से सुन्न रह गया, क्योंकि उसने पहली बार अपने पापा को माँ के सामने झुकते हुए और सम्मान देते देखा था। सुमित का छोटा सा मन भी पिघलने लगा और उसने दौड़कर अपनी माँ को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से घर की हवा ही बदल गई। समीर अब पायल की छोटी छोटी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता और उसे पूरा मान सम्मान भी देता। जब सुमित ने देखा कि उसके पापा अब माँ की घर के कामों में मदद कर रहे हैं और उनसे बहुत ही तमीज से बात कर रहे हैं, तो उसने भी अपनी बुरी आदतें छोड़कर माँ का ख्याल रखना शुरू कर दिया। महीनों बीत गए और अब वह घर फिर से स्वर्ग जैसा लगने लगा। पायल के चेहरे की वह पुरानी मुस्कान अब वापस आ गई थी और रिश्तों की कड़वाहट अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। समीर समझ चुका था कि घर का असली मुखिया वही है जो अपनी पत्नी को सम्मान दे सके। बच्चे
वही नहीं करते जो हम उन्हें सिखाते हैं, बल्कि बच्चे वही करते हैं जो वह हमें करते हुए देखते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी संतान आपका और दूसरों का सम्मान करे, तो सबसे पहले आपको अपने घर की औरतों और अपनों का सम्मान करना सीखना होगा, क्योंकि संस्कार उपदेशों से नहीं बल्कि उदाहरण पेश करने से मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।